हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो अपना वीडियो है वो चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो है, क्योंकि एक सीरीज हमने लास्ट वीक शुरू की थी जिसमें एवरी संडे को एक चार्ट ऑफ द वीक के नाम से हम लोग चार्ट डिस्कस किया करेंगे, जो प्योर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर होगा। और ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एन स्टॉक एनालिसिस एज ए होल, लेकिन जहां पर बल्कि ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स है ना उसमें उसके बेस पर ये वीडियो है। जैसे कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है, या ट्रायंगल पैटर्न हो जाता है, या रेक्टेंगल पैटर्न है, या फिर जो हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है, या हायर बॉटम वाला पैटर्न है। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और चीज सस्ती ट्रेड कर रही है तो हमने आज ले लिया और इसको होल्ड करके रखा तो पैसे बन गए। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जो ये चार्ट ऑफ द वीक सीरीज है इसमें हम लोग प्योर टेक्निकल चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं और उसकी सपोर्टिंग में जो हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए उस चीज को एज ए सपोर्टिंग यूज करते हैं, जिससे इस चार्ट के आगे चल के हमें अच्छे रिटर्न देने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो आज का जो चार्ट है दैट इज एरिस लाइफ साइंसेस। ये एक फार्मा कंपनी है और इसमें जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी जुलाई 2017 में, तो ये 594 पर था। उसके बाद में ये चार्ट ऊपर गया फरवरी 18 में, लेकिन क्योंकि ये एक स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप जनवरी 18 के बाद से सबकी पिटाई होनी शुरू हुई थी, तो ये नीचे आना शुरू हो गया और ये अगस्त 19 में इसने 370 तक का लो बनाया। उसके बाद में ये एक जिगजैग वे में 200 डे मूविंग एवरेज के साथ में ये ट्रेड कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही है। 200 डे मूविंग एवरेज इसका 480 है और अभी करंट प्राइस इसका 500 है। तो इसमें क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसका 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा, जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। तो ये स्टॉक एक्चुअल में सेम लेवल पर हमारा हिट करता है बार बार 550 पर। तो ये नीचे से यहां से ट्रेड करता हुआ 550 तक गया। बेसिकली 550 तक ये इससे पहले भी इसने यहां पर टच किया था, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मेशन बनती है वो यहां से हम लोग ले लेते हैं। जनवरी 20 से ये स्टार्ट हुआ और 550 पर इसने यहां टच किया। उसके बाद में ये नीचे आया और नीचे आकर जो इसने लो बनाया वो लो बना हमारा 340 पर। फिर ये यहां से वापस गया और सेम लेवल पर इसने 550 पर टच किया जून में, और जून में टच करने के बाद में फिर इसने लो बनाया और जो ये वाला लो बना करंट में वो पिछले वाले लो से हायर था। तो ये एक अच्छी बात है कि हायर लो बना है इसमें, और फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया, नीचे आके फिर इसने जो लो बनाया वो पिछले वाले लो से हायर था। अगेन फिर इसने सेम लेवल पर टच किया, फिर इसने लो बनाया और ये अभी लो बनाकर सेम इस लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसने फिर से हायर लो बनाया है। तो एवरी टाइम इट वाज टचिंग द सेम लेवल 550 पर रेसिस्टेंस बनाता है, लेकिन फिर नीचे आता है। फिर जो इसका लो बनता है वो हायर लो बनता है। और जब कभी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है ना कि रेसिस्टेंस तो सेम लेवल पर हो, लेकिन जो अगली बार रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेस होकर जो लो बने वो पिछले लो से हायर हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेशन होता है कि शेयर प्राइस हायर लो बनाता जा रहा है एंड फाइनली इट विल गिव ए ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल। और ब्रेकआउट के बाद जो ऊपर जाएगा वो एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो वो ऊपर जाना कितना बनता है उस चीज को हम देख लेते हैं। जब भी इस तरह की चीजें होती है तो जो मैक्सिमम डेप्थ होती है रेसिस्टेंस से लेकर नीचे के रिट्रेसमेंट की, उतना ही उसमें ऊपर जाने का हमारा अपमूव का पोटेंशियल बना रहता है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारा इसका टारगेट बनता है ऊपर की तरफ को ऑलमोस्ट 750 के आसपास। दिस इज 743, 750 के आसपास बनता है और करंट प्राइस इसका 500 है। तो 500 से 743 की अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें कि कितना इसमें पोटेंशियल है, तो ये हमारा आता है 48-49%। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपमूव है। 50%, 49% का अपमूव है 50% का। तो अब इसमें बात ये आती है कि इतना टाइम इसमें कितना लगेगा वहां तक जाने का। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जहां जो इसका मैक्सिमम डेप्थ था वहां से लेकर जो दूरी रहती है उतना ही टाइम इसका ऊपर जाने में लगता है। तो जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ थी वो 343 थी, और अगर ये यहां से ब्रेकआउट देने में और 2-3 महीने लगाता है, तो दिसंबर अगर मंथ लगाता है ब्रेकआउट देने में,
तो ये हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि 8 महीने का टाइम है। तो 8 महीने के टाइम तक अगर ब्रेकआउट लगता है तो आगे मैक्सिमम टाइम जो लगता है ना टारगेट अचीव करने में वो सेम ही टाइम लगता है, 8 महीने का ही मैक्सिमम टाइम है। जनरली उससे हाफ टाइम में भी ये चीजें अचीव हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। और ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो यहाँ पर बनता है ना वो मैं आपको दिखाता हूं। वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है यहाँ पर, और वो बड़ा सिंपल है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये इसका फिर राइट शोल्डर है, और यहां से फिर ये ब्रेकआउट देता है। तो ये इसमें मल्टीपल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं। ये एक कप विद हैंडल पैटर्न भी है, दैट दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। तो ये एक पैटर्न भी है। उसके बाद में फिर अगेन ये पैटर्न है कि ये एक कप बनता है और फिर ये एक राइट इसका हैंडल बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट है। तो जहां मल्टीपल इस तरह की चीजें बनती है ना, तो वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम इसको वापस से भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते, तो मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर स्पेंड नहीं करूंगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो 743 तक का हमारा टारगेट देता है बेस्ड ऑन टेक्निकल टर्म्स। अब अगर इसकी हम बात करें कि फाइनेंशियल्स और बाकी चीजें कैसी हैं, तो फाइनेंशियल पे मैं एक बार चला जाता हूं। 6800 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी इज 22 जो कि रीजनेबल है। आरओसी इज 25 विच इज एक्सीलेंट। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 54% विच इज मोर देन 51%, तो ये भी अच्छा है। प्लेजिंग परसेंटेज इज 0 एंड डेट इक्विटी इज 0। तो जो फाइनेंशियल्स रेशियोज हैं वो तो सुपर्ब हैं। अब इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देख लेते हैं कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कैसा कमाया है। तो 2012 से लेकर 274 करोड़ का इनका प्रॉफिट रेवेन्यू थी, इनकी सेल्स थी, जो कि एवरी ईयर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। एक भी इनका साल ऐसा नहीं गया जब इनकी प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आई हो। 274 करोड़ से 393, 509, 546, 597, 750, 856, 982, 1074, 1093। तो एक्सीलेंट है, बिल्कुल मतलब अमेजिंग है कि एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब रेवेन्यू इनकी कम हुई हो। तो नेट प्रॉफिट की तरफ भी अगर ध्यान दे तो 37, 58, 70, 89, 134, 247, 294, 291 ये दोनों साल सेम रहे। फिर 296 यहाँ पे कोरोना की वजह से हो सकता है इंपैक्ट कुछ आया हो, और दूसरा इंपैक्ट ये भी है कि यहाँ पर जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ध्यान में दे तो 59, 86, 99, 121, 172, 269, 322, 345, 369, 368। तो अमेजिंग है। मींस एक भी साल ऐसा नहीं गया जब इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ हो। और नेट प्रॉफिट भी 37 करोड़ से बढ़कर 301 करोड़ है। तो 8-9 गुना हो गया है पिछले 8 साल में। तो सुपर ग्रोथ है। बैलेंस शीट की बात करें तो जो रिजर्व है वो 48 करोड़ से बढ़कर 1283 करोड़ हो गया है। अमेजिंग है। और जो बोरोइंग है 377 करोड़ का इन्होंने लोन लिया 2018 में, फिर उसको रिड्यूस करके 176 करोड़ कर दिया और अभी 0 कर दिया। तो ये भी सुपर है। मतलब जितना लोन लिया फटाफट से 2 साल के अंदर अंदर सारा पे ऑफ कर दिया, ये भी अच्छा है। और जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो 30 करोड़ 38 करोड़ लगातार बढ़ रहा है। और जितना यानी कि ये नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं ना वो सारा का सारा इनके पास कैश फ्लो में आ भी रहा है। तो ये भी अगेन अच्छा है। तो कुछ गलत है नहीं कंपनी में। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है, जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम हुआ है जो टाइम के चलते है, लेकिन 25% तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। इससे आगे देखने वाली बात होगी कि ये कितना प्रेशर में रहता है या ये इसको मेंटेन कर पाते हैं, तो वो चीज देखी जाएगी आगे चल के। प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर के पास 54% है, एफआईआई के पास 11% है, डीआईआई के पास 10% है, और पब्लिक के पास 23% है। तो यहां पर पब्लिक के पास थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है कि 23% क्यों है, लेकिन अगर हम इसमें ड्रिल डाउन करके देखते हैं तो पब्लिक के पास जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, कुछ ही लोगों के पास है। तो ये प्रोमोटर्स ही माने जाते हैं एक्चुअल में। कि राकेश शाह जी के पास 11.5% है, और भिकल लाल चिमन लाल शाह जी के पास 6.55% है, एंड हेडल भाई के पास ये 2.89% है। तो यहाँ पर हैतल कहेंगे शायद, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो पब्लिक के पास तो सिर्फ 2-3% ही है एक्चुअल में। जो फ्री फ्लोट है ना मार्केट में
वो सिर्फ और सिर्फ 2-3% ही है, क्योंकि 11.5 और 6.5% यानी कि ये 17 और 18, 18 और 3 21%, यानी कि 23 में से 24% में से 21% हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, सिर्फ 3% मार्केट में। और जब 3% मार्केट में है ना, तो इससे सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी का अपने बिजनेस के ऊपर प्रोमोटर्स का और जो इनसाइडर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, उनका कितना विश्वास है। और जहां तक बिजनेस की बात करें तो फार्मा कंपनी है, और फार्मा में जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में लगी वो ये है कि ये ब्रांड वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं, और जितने भी ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वो एक ब्रांड के साथ कर रहे हैं। और ब्रांड का फायदा फिर फाइनली ये होता है, जैसे बाहर की एमएनसी कंपनीज होती है ना, कि जैसे सिप्ला है या कैडिला है, ये तो इंडियन है, लेकिन साथ में जैसे ग्लैक्सो है, सेनोफी है, या फिर एबट है, इस तरह की जो कंपनीज है वो ब्रांड पर ध्यान देती हैं, और फाइनली इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि मार्केट में जो इनका पी रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर कमांड करता है। जो अभी 22 का पीई है ना, ये हो सकता है आगे चल के 50, 60, 70 के पीई तक भी देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां से दोनों चीजों की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि एक तो इनका पीई भी यहां से एक्सपेंड हो सकता है, और यहां से इनका नेट प्रॉफिट भी ग्रो होता है। तो यहां से ये मल्टीपल वे में भी ग्रो कर सकता है, लेकिन हमारा पर्पस यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखना है। तो टेक्निकली यहां से 50% की ग्रोथ यहां से नजर आती है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ द वीक। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से नहीं जाना है, अपना ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। 50% का यहां से इसमें टेक्निकली मुझे ग्रोथ नजर आती है करंट प्राइस से। अब बात आती है कि इसका स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। देखो, स्टॉप लॉस की बात यह है कि स्टॉप लॉस टेक्निकली इसका जो पिछला लो है वो होना चाहिए, इससे नीचे क्लोज हो जाए तो स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन जिस तरह का मार्केट में अभी सिनेरियो बना हुआ है, वो सिनेरियो है वोलेटिलिटी का, क्योंकि बिहार के भी इलेक्शंस हैं, फिर वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस आएंगे, फिर यूपी के भी इलेक्शंस आएंगे, और हाल फिलहाल में अभी बिहार और यूएस इलेक्शंस हैं। तो ड्यूरिंग दिस वोलेटिलिटी अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो वो बेकार का अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर स्टॉप लॉस अगर वोलेटिलिटी की वजह से आता है जनरल मार्केट में, तो स्टॉप लॉस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर मार्केट बिल्कुल अच्छी रहती है और उसके बाद भी ये नीचे जाके क्लोज हो जाता है तो स्टॉप लॉस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो अगर मार्केट अच्छी रहती है फिर भी ये प्राइस नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो स्टॉप लॉस कितना है, तो वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 6-7% का, और जो प्रॉफिट यहां पर अपॉर्चुनिटी है वो है 50% की। सो दिस इज द स्टॉक मींस टेक्निकल चार्ट ऑफ द वीक। नेक्स्ट वीक सेम चार्ट के साथ फिर सेम वीडियो बनेगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी एक वीडियो डेली बेसिस पर 5 बजे आती है। वो डिफरेंट चार्ट्स को लेकर, स्टॉक एनालिसिस को लेकर, मार्केट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी भी बेस पर हो सकती है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस ट्रेडिंग।